Okay, ready? Yes, all right. Hello everyone, this is Pankaj Kevat from Bermo Bokaru Jharkhand। और आज की क्लास हमारी रेगुलेशंस की रहेगी और रेगुलेशंस हम लोग कंटिन्यू देखेंगे और कंटिन्यू चलेंगे अभी रेगुलेशंस 200 तक। देन आफ्टर डिसाइड होगा कि 260 तक करनी है या नहीं, बट होगी ही, आज नहीं तो कल होगी। ओके, तो रेगुलेशंस क्या है 192 कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग्स नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से ये गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ द शॉट होल्स, है ना। गाइडलाइंस दी गई है प्रॉपर कि कैसे आपको ड्रिलिंग करनी है, फायरिंग करनी है और स्टेमिंग करनी है। ओके, तो ये CMR हो जाएगा आपका 192। कोलमैन्स रेगुलेशंस 192, 190 शॉर्ट फायर, 191 शॉर्ट फायरिंग टूल्स, 192 ड्रिलिंग स्टेमिंग को ही लिखे है। ठीक है, तो सुटेबल सेंटेंस क्या लिखा है? ड्रिलिंग साथ साथ लिखिए आप लोग, चार्जिंग, स्टेमिंग, and firing of shot holes and fire, FIRE। तो आज की क्लास ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉट होल्स 192। बेसिकली कुछ बातें या कुछ डाटा है नहीं, है ना, बस कहानियाँ लिखी गई है, गाइडलाइंस दी गई है, आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलनी है। इसमें पहला एक डाटा आता है 0.3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखता हूँ 0.3 सेंटीमीटर, है ना, 0.3 सेंटीमीटर, वेर इट इज 0.3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर क्या है? बहुत ही स्मॉलेस्ट डाटा है ये, है ना। 0.3 सेंटीमीटर अगर इसको mm में देखे जाए तो 30 mm होगा ना, 30 mm। अच्छा, इससे भी छोटी डाटा है क्या? कहीं पे 0.2 है क्या? नहीं, इससे कहीं छोटी डाटा नहीं है रेगुलेशंस में, अभी तक तो नहीं है, फिर पता नहीं आगे चलेंगे देखेंगे होगा तो ये 0.3 सेंटीमीटर क्या है? अगर हम किसी होल, मतलब ड्रिलिंग कर रहे हैं, किसी ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं होल को, ठीक है ना, तो पहले एक व्यू में चार्जिंग, स्टेमिंग और फायरिंग ऑफ शॉट कर लेते हैं, थोड़ी सी रिमाइंड करने के लिए। हो सकता है बहुत दिनों के बाद डिप्लोमा पास आउट हो गए ना, बहुत दिनों से, है ना। तो ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग क्या होता है? किसी भी जगह पे, सरफेस पे ड्रिल करने को ड्रिलिंग बोलते हैं, लेकिन स्पष्ट हिंदी में क्या हो गया? छिद्र बनाना या होल बनाना, है ना। तो ड्रिलिंग, चार्जिंग पूरी एक्सप्लोसिव को लेके जब हम केबल कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, बस ब्लास्टिंग नहीं होती है तो उतना तक चार्जिंग। देन आफ्टर स्टेमिंग, एक्सप्लोसिव डालने के बाद हम जो मटेरियल डालते हैं, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, या फिर ठेसानी बोलते हैं, बालू से ठेसानी करते हैं ताकि कंपैक्ट हो जाए और ब्लोन आउट ना करे एक्सप्लोसिव, तो उसको स्टेमिंग।
फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल, स्टेमिंग करने के बाद चार्जिंग प्रिपरेशन सारा चीज हो जाने के बाद एक्सप्लोरर से जब फायरिंग करेंगे तो वो फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स है ना। ये हो गई थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू देख ली। अब क्या है 0.3 सेंटीमीटर की डाटा। ये डाटा क्या है कि अगर कोई अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर कोई अंडरग्राउंड में फेस तैयार करना है या फेस को ब्लास्टिंग करनी है तो कार्ट्रिज के फॉर्म पे हमारा P5 आएगा, एक्सप्लोसिव आएगा कार्ट्रिज के फॉर्म पे है ना। ये कार्ट्रिज के फॉर्म पे P5 आया, P5 EXP कितना ग्राम रहता है 25 या 25 या 20, हाँ 25 250 ग्राम्स का रहता है या फिर 200 ग्राम्स का रहता है, पता नहीं, ये डाटा बोल रहे हैं, देख लेना। तो ये कार्ट्रिज हम लोग इंसर्ट किया, अब कार्ट्रिज हमने डाल दिया, ठीक है। कार्ट्रिज डालने के बाद ये जो क्लियरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, यही डाटा है 0.3 सेंटीमीटर। तो रेगुलेशंस कहता है कि कार्ट्रिज डालने के बाद या फिर होल में एक्सप्लोसिव डालने के बाद हमें 0.3 सेंटीमीटर का ओवरऑल क्लियरेंस रखना है या चाहिए, है ना। बस यही एक डाटा है। तो चलिए रेगुलेशंस को रीड करते हैं। नो ड्रिल शॉल बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ए शॉर्ट होल्स unless it allow a clearance of at least 0.3 centimeter over the diameter of the cartridge of the explosive when it is intend to use। वही कह रहा है कि जो कार्ट्रिज का डायमीटर है इसको इतना क्लियरेंस चाहिए, कितना क्लियरेंस चाहिए 0.3 सेंटीमीटर तक एटलीस्ट क्लियरेंस चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा तो हम लोग ड्रिल नहीं करेंगे। देन आफ्टर नो शॉर्ट होल शॉल बी चार्ज बिफोर इट्स थ्रोली क्लीन्ड। कोई भी शॉर्ट होल को हम लोग तब तक नहीं चार्ज करेंगे जब तक कि उसको हम लोग साफ नहीं कर लें, तब तक चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि उसको हम लोग साफ नहीं कर लें। अगर ये होल हमने ड्रिल होल बनाया, ठीक है, ड्रिलिंग करा, अब ड्रिलिंग करने के बाद क्या हो गया कि मशीन को दूसरी जगह शिफ्ट करवाएं। शिफ्ट करवाने के बाद क्या हो जाता है ना कि अगर होल पे मेरा मशीन चल गया तो यहाँ का जो मटेरियल है, ये तो चेन क्लोरर रहता है ना, तो मटेरियल को उखाड़ते हुए चलता है ना, तो ये उखाड़ते हुए आ गया यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा इधर इधर या इधर उधर डस्ट तो बैठेगा ही ना, थोड़ा सा इधर डस्ट बैठेगा या फिर इधर डस्ट बैठेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डस्ट बैठेगा, है ना। तो ये डस्ट ना बैठना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं या तो एक स्टेमिंग रोड से साफ कीजिए या स्टेमिंग रोड में कुदाली टाइप का रहेगा उससे साफ कीजिए। अगर ये डस्ट इधर है तो आप इस तरह से साफ कीजिए कि या तो ये नीचे गिर के पूरी सरफेस पे आ जाए या फिर ये बाहर निकल जाए, ऐसा है ना। इसके पीछे रीज़न है, साफ करने का रीज़न है। अगर ये डस्ट मेरा कोल डस्ट निकला, है ना, कोल डस्ट निकला, इन द केस अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, कोल डस्ट निकला तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है ना ब्लास्टिंग के बाद, इसलिए। Then after before any short hole is charged, the directions of the hole shall be where practicable be distinctly marked on the roof of the other convenient place। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी शॉर्ट होल हम लोग चार्ज करते हैं और ब्लास्टिंग चार्ज करने के बाद ब्लास्टिंग लेते हैं, तो ब्लास्टिंग से पहले यानी कि चार्ज होने के बाद जहां भी फेस है, अगर ये हमारा पिलर्स है, ठीक है,
सपोज दैट ये हमारा पिलर है और हमने यहाँ चार्ज किया, ऐसे ऐसे चार्जिंग करा, है ना। तो ये जो चार्जिंग है, तो होल की जो डायरेक्शंस होगी ना, ये ऐसे जाएगी, इसको हो सकता है ऐसे जाएगी, इसको ऐसे जाएगी, या ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये जो डायरेक्शंस होगा ना, ये डायरेक्शंस आपको फ्लोर पे यानी कि कन्वीनियंट प्लेस पे, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे या इधर कर दो या इधर कर दो, हॉल की डायरेक्शंस दिखाना है कि भाई किधर डायरेक्शंस जा रही है, ताकि पता लगा सके कि फेस मेरा किधर जा रहा है ना। ये सपोज ब्लास्टिंग हो गया इतना, ठीक है। ब्लास्टिंग हो जाने के बाद हमें तो पता चलेगा कि भाई किधर डायरेक्शन से हम लोग फेस तैयार करना है या किधर जा रहे हैं, है ना। ब्लास्टिंग होने के बाद तो ये तो कुछ नजर नहीं आएगा, ये तो जैसे तैसे ऐसे हो जाएगा। भाई अगर होल को हमने ब्लास्टिंग कर दिया, तो ब्लास्टिंग होने के बाद ये तो रेक्टेंगल शेप में है, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, वो ऐसे होगा, पूरा ये गैदरिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे हमें तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई कहाँ से किधर डायरेक्शन से और किधर ले जाना है फेस को, तभी तो मशीन से लगा के यहाँ से सीधे उसको निकालेंगे। तो ये चीज, अरे जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो को यार। हमारे फैसले ही हमें मार जाते हैं, जहाँ जितना होता है वहाँ हम हार जाते हैं। वाह क्या डायलॉग है। हमारे फैसले ही हमें मार जाते हैं, जहाँ जितना होता है वहाँ हम हार जाते हैं। एक्चुअली किसी को मैंने मैसेज करा था कि भाई सही लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है यार, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरे को जाना नहीं होता है, मन नहीं करता है या किसी कारण जा नहीं पाते हैं, और जब उस चीज को चाहिए तो फिर हाथ से निकल जाता है। तो बंदे का कहने का मतलब था कि भाई सही समय में सही डिसीजन ले लिया करो, सही समय पे सही डिसीजन ले लिया करो, अदरवाइज मेरे जैसे फेल्यूर हो जाओगे। यस ऑब्वियसली फेल्यूर हूँ मैं। क्या है ना कि डिप्लोमा पास आउट पीडी करा, उसके बाद मेरे को जॉब ऑफर आया था अम्बे माइनिंग से। तो मैं सोचा कि यार वैकेंसी की तैयारी करते, गवर्नमेंट की तैयारी करते, देखते हैं फिर बाद में तो आउटसोर्सिंग है ही है। बट समय ऐसा, क्या क्या कहें, एक वो ऑफर आया, फिर एक बीजीआर से भी हमें ऑफर आया, बीजीआर माइनिंग के लिए। काफ़ी अच्छा पैकेज था उनका, आई थिंक स्टार्टिंग में 25,000 से रहता है और 30 डेज में एक्स्ट्रा 27 तक, और खाना पीना फूड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फूड शेल्टर हर कंपनी करती है, तो उसको भी मैंने डिनाई कर दिया, इग्नोर करा उसको। फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया छोटे मोटे माइंस से, छोटी मोटी सैलरी से भी। और जब मुझे अभी जॉब की नीड है, सैलरी की नीड है, पैसे की नीड है, तो हर जगह हाथ पांव मार रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा है। हाँ, मैं जिसको रिज्यूम हमारे पास भी आती है, कोई पैरवी भी आता है हमारे पास, तो मैं उसके लिए किसी को कॉल पे पैरवी क्या एज ए स्टूडेंट फ्रेंड्स या समथिंग तो उसके लिए मैं कॉल करूँ तो उसका हो जाएगा, हाँ, और हो भी जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि यार रहने दो। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि भाई जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ले लो। आज के टाइम में आउटसोर्सिंग भी आपको ऑफर कर रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आउटसोर्सिंग में, वहाँ भी अच्छे खासे पैकेज देंगे। और आउटसोर्सिंग में सबसे बेनिफिट ये है कि अगर आप डिप्लोमा और डिग्री हैं
तो साइट इंचार्ज बहुत जल्दी बन जाएगी। और जहाँ साइट इंचार्ज बन गए तो पूरी माइंस आपकी, आप CCL, BCCL, ECL, जीत जो भी सब्सिडी के अंदर आप ऑक्शंस हुई है आपकी माइंस, और उस माइंस में आप साइट इंचार्ज है, तो सारे के सारे कंट्रोलर, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट आपका। और आप CCL हो या BCCL हो या ECL हो या MCL, कोई भी हो, उसके GM से डायरेक्ट टच में रहेंगे। और टच में रहेंगे तो भाई आप समझ ही रहे हो, आप प्रोडक्शंस करो, आपको बेनिफिट होगा। प्रोडक्शंस थोड़ा सा डाउन हुआ तो फिर हाँ, बेनिफिट के साथ साथ आपको पैकेज अच्छी खासी आती है। तो आउटसोर्सिंग में भी 2 साल 5 साल आप कर लिए तो साइट इंचार्ज बन जाओगे, है ना। तो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। हमसे गलती हो गई, अदरवाइज मैं भी 2 माइंस था, मैं 2 माइंस के लिए साइट इंचार्ज पे था मैं, लेकिन छोड़ दिया। बोला हाँ यार, जिंदगी क्या है, माइंस में गवर्नमेंट जॉब करना है। और अभी गवर्नमेंट जॉब की वजह से खा घर पे मतलब आप सभी के बीच हूँ। एनीवेज, आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये हो गई। अब 4th पॉइंट है, नो डिटोनेटर शैल बी इंसर्ट into a priming cartridge until immediately before it is to be used. So however, that in case of working priming cartridge may be prepared at the nearest convenient dry place, and such prime cartridge shall be carried to the working place in securely closed case or container. हाँ, ये कह रहा है ना कि अब प्राइम कार्ट्रिज हम लोग कल पढ़े थे ना, कल बताया था ना, प्राइम कार्ट्रिज अगर ये एक्सप्लोसिव है और कैंपर से इसको हम लोग पहला जो डिटोनेटर फिक्स्ड किया, अंदर घुसाया डिटोनेटर को, है ना, और ये डायरेक्टली आपका कहाँ किससे कनेक्शंस होगा, एक्सप्लोडर से, है ना, एक्सप्लोडर से, और पहला ब्लास्टिंग यही होगा। और इसके बाद जो सीरीज में कनेक्शंस है वो डजंट मैटर, फिर इधर सीरीज में कनेक्शंस है, फिर यहाँ सीरीज में कनेक्शंस है। तो ये जो पहला ब्लास्टिंग वाला एक्सप्लोसिव होती है तो इसी को प्राइम कार्ट्रिज बोलते हैं, ठीक है। और प्राइम कार्ट्रिज क्या होता है कि ये पॉइंट कह रहा है कि भाई अगर आप प्राइम कार्ट्रिज बनाया है, अगर शॉर्ट होल्स या होल्स ड्रिलिंग सब कर लिए हैं, स्टीमिंग भी कर लिए, प्राइम कार्ट्रिज जैसे ही बना रहे हैं आप, तो बनाने के बाद तुरंत उसका इमीडिएटली यूज कीजिए, अदरवाइज खराब भी हो सकता है, तभी तो इमीडिएटली यूज करने बोल रहे हैं ना। अब खराब किस कदर होगा, अगर प्राइम कार्ट्रिज में हमने इसको छेदा करके, मतलब होल करके डिटोनेटर को घुसाया, ठीक है। अब डिटोनेटर को हमने घुसाया तो ये मान लो होल इतना हुआ और डिटोनेटर इसमें इंसर्ट हो गया, तो वायर का तो जो डायमीटर ये इतना ही है, तो बाकी जो ये होल है और इधर होल है, हो सकता है इसमें एयर पास कर जाए, डस्ट पास कर जाए, या समथिंग कुछ रिएक्शंस हो जाए, तो हो सकता है कि प्राइम कार्ट्रिज खराब हो जाए, है ना। इसीलिए इसको इमीडिएटली यूज करना है। पानी घुस जाए तो भाई ब्लास्टिंग होगा नहीं ना, तो ये सब कंसेप्ट लगाना होगा, ठीक है। और दूसरी इसी में पॉइंट रखी गई है कि भाई कि अगर किसी भी जगह पे या सरफेस फेस में अगर बहुत सारा पानी की मात्रा हो और आप वहाँ प्राइम कार्ट्रिज तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगा, नमी आ जाएगी और हो सकता है पानी भी घुस जाए। तो वैसे के लिए क्या है ना कि आप थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कर लो, लेकिन ऐसे कन्वीनियंट प्लेस में बनाओ कि प्राइम कार्ट्रिज आपका खराब ना हो। ओके, अगर इस फेस में, मेरा इस फेस में क्या है, नमी है, पानी है, बैठने के लिए जगह नहीं है, प्राइम कार्ट्रिज नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ से इस फेस आ जाओ। यहाँ इस फेस में सूखा है, नमी भी नहीं है और आराम से आप बैठ के बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस थोड़ा देखते हुए मेंटेन करना, तो इमीडिएटली यूज हो जाए तो
इस प्लेस को आप हटा के कन्वीनियंट प्लेस में या कहीं बढ़िया जगह पे आप प्राइम कार्ट्रिज बनाओ, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट और बताया गया है कि अगर प्राइम कार्ट्रिज आप बना लिए हो, अगर सपोज राइट सिंकिंग शाफ्ट हो रहा है, ये पूरी पैक है, ठीक है, पूरी पैक है, मतलब शाफ्ट बन रही है, सिंकिंग शाफ्ट बन रही है ना। ये सरफेस हो गया, अभी तक इतना सिंकिंग शाफ्ट हो गई, इतना हमने तैयार कर लिया शाफ्ट के लिए। अब क्या है कि यहाँ से बंदा एक्सप्लोसिव ब्लास्टर जो भी है बंदा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ होल किया, होल किया, होल किया, स्टेमिनेशन सारा कर लिया। अब जब प्राइम कार्ट्रिज की बात आती है तो भाई यहाँ पे ये कैसे तैयार करेगा प्राइम कार्ट्रिज, नहीं कर पाएगा ना। तो इसको सरफेस पे ही तैयार करना होगा प्राइम कार्ट्रिज, कि चलो भाई यहीं से तैयार करते हैं। अब यहाँ से तैयार करने के बाद वो तो ओपनली यहाँ नहीं ले जा सकता है, तो इसके लिए क्या है कि सूटेबल बॉक्स या सूटेबल कंटेनर को अच्छे से सिक्योर करके आप उसमें प्राइम कार्ट्रिज को डालिए, उसके बाद स्वयं उतरिए, स्वयं शॉर्ट फायर स्वयं उतरेगा। ऐसा नहीं कि किसी स्टाफ या वर्कर से उतार के वो कनेक्शन करवाए, स्वयं उतरेगा। कन्वीनियंट एक बढ़िया सा बॉक्सेस या कंटेनर में, ताकि कुछ दिक्कत ना हो, स्वयं उतर के ये प्राइम कार्ट्रिज को इंसर्ट करेगा और प्रिपरेशन करेगा ब्लास्टिंग के लिए। तो ये 3 पॉइंट एक ही पॉइंट में बताया गया है। देन आफ्टर डिटोनेटर वंस इंसर्ट इनटू ए प्राइम कार्ट्रिज शॉल नॉट बी टेकन आउट। मतलब अगर एक बार हमने डिटोनेटर को इंसर्ट कर दिया एक्सप्लोसिव में और वो प्राइम कार्ट्रिज तैयार हो गया, तो उसको फिर आप बाहर नहीं निकालेंगे, डिटोनेटर को बाहर नहीं निकालेंगे, उसको यूज करना ही करना है और बिना बाहर निकाले, है ना। तो ये चीज। Then after in below ground working, the explosive used in any short hole shall be same type। हाँ, ये इसके बाद भी 6 या 7 पॉइंट में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सप्लोसिव के बारे में है। ओके, ये कह रहा है कि अगर अंडरग्राउंड में हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं एक्सप्लोसिव से, तो एक्सप्लोसिव जो भी होगी एक ही वैरायटी की होगी। अगर P5 यूज कर रहे हो तो P5 ही यूज करना है और सेम कंपनी की ही। ओके, देन आफ्टर अगर P3 यूज कर रहे हैं तो P3 ही यूज करना है। दोनों को आप ऐसा नहीं करना है कि भाई 2 एक्सप्लोसिव P5 का ले लिए और 2 एक्सप्लोसिव P3 का ले लिया, दोनों को मर्ज करके हम ब्लास्टिंग करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप अंडरग्राउंड के केस में, है ना। सेम एक्सप्लोसिव सेम कंपनी ही यूज, 1 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव 1 टाइप ऑफ कंपनी। ओके, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट आती है, इसके बाद वाली पॉइंट आती है कि अगर आप ओपन कास्ट में डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोसिव यूज करना चाहते हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, तो उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर को आप रिटर्न में नोटिस करेंगे और जैसा रीजनल इंस्पेक्टर आपको वर्किंग ऑर्डर देंगे वैसे आपको करके ही 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव को यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब 2 प्रकार के एक्सप्लोसिव ओपन कास्ट में यूज हो सकता है, लेकिन रीजनल इंस्पेक्टर के दिशा निर्देश में और उसे इन्फॉर्म करते हुए। तो यही चीज 7th में है, इन ओपन कास्ट माइंस टू यूज 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव इन एनी शॉर्ट होल। किसी भी शॉर्ट होल में 2 तरह के एक्सप्लोसिव को आप यूज कर सकते हैं ओपन कास्ट माइंस में। इसके बाद दी मैनेजर शॉल बी फ्रेम्स एंड इन फोर्सेस स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें रीजनल इंस्पेक्टर नहीं, मैनेजर क्या करेंगे, उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे एक्सप्लोसिव को कैसे यूज किया जाएगा। इसके बाद इन्फोर्समेंट स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द सेफ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड ए कॉपी ऑफ द सेम शॉल बी सबमिटेड टू ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर। हाँ, तो ये कह रहा है कि 2 तरह के एक्सप्लोसिव ओपन कास्ट में यूज कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे कि भाई कैसे यूज करना है, कहाँ ले जाना है, कैसे कैरी करना है, कैसे सब चीज। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर को रीजनल इंस्पेक्टर को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। a copy of the same shall be submitted to the regional inspector. Okay. Next point, the short firer shall be based of his judgment ensure that no short hole is overcharged or undercharged having regard to tasks to be performed. शॉर्ट फायरर ये भी इंश्योर करेंगे, जजमेंट देंगे कि भाई कोई भी शॉट हमारा ओवर चार्ज ना हो, ठीक है, और अंडर चार्ज ना हो। कोई भी शॉट हमारा ओवर चार्ज ना हो और अंडर चार्ज ना हो। और ये कब इंश्योर करेंगे, हैविंग रिगार्ड टू द टास्क टू बी परफॉर्म, जब ये वर्किंग चल रहा हो, यही है ना। देन आफ्टर shot shall be fired electrically or by any other means or instrument or apparatus as approved by the chief inspector. अब ये 9th पॉइंट है कि जो भी शॉट है वो फायर किससे करेंगे, इलेक्ट्रिकली एक्सप्लोडर से फायर करेंगे, है ना, या अदर apparatus से फायर करेंगे जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित हो। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मतलब एक्सप्लोसिव को हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो उतनी इन्वेंशंस नहीं थी ना पुराने टाइम में। तो यहाँ एक्सप्लोसिव हमने चार्जिंग स्टमिंग करा और यहाँ से एक सेफ्टी फ्यूज निकाला। सेफ्टी फ्यूज मतलब कि एक प्लास्टिक ट्यूब रहता है और उसी के अंदर एक्सप्लोसिव डला हुआ रहता है। अरे खोटा भाषा में अगर देखूं या जनरल भाषा में छुरछुरी बोलिए ना भाई। तो ये सेफ्टी फ्यूज होते हुए वो प्लास्टिक की ट्यूब आया, कनेक्शंस बहुत दूर तक ले गए और वहां से उसको हिट किया, मतलब जलाया। अब वो जलते 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 आएगा और ये एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करेगा। ये पुराने टाइम में ऐसे हम लोग बाथरूम में बम करते थे ना, बम स्कूल के टाइम पे बम जला देते बाथरूम में, तो ऐसा ही एक क्या बोलते, सुतरी, धागा, सूता, कॉटन जूट का धागा रहता था, जो चीनी वाली बोरी होती है ना, उसकी जूट की धागा रहती थी, बहुत लंबे तक ले जाते थे और लास्ट में उसको जला के भाग जाते थे। जैसे ही धागा जलता था हम लोग क्लासरूम में बैठ जाते थे, तब ढाम ब्लास्टिंग, हैप्पी दीपावली। तो ऐसे ही पहले ब्लास्टिंग की प्रक्रिया थी। अब अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली आ गई, सारे चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने कब्जा कर लिया। Then after every shot hole shall be stemmed with sufficient and suitable non-inflammable stemming, so prevent the shot from blowing out. Blowing out, ये याद रखना, blowing out regulations में ये वर्ड मेंटेन है, ठीक ना, blowing shot, blowing out। तो ये क्या होता है कि अगर आपकी स्टेमिंग प्रॉपर नहीं है, जैसे तैसे है और चार्जिंग सब चीज हो रखा है और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग स्टेमिंग नहीं किया आपने, तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा यहाँ आपने नाम के लिए कर दिया कि हाँ भाई स्टेमिंग हो गई, तो जैसे ही आप ब्लास्ट करेंगे ये ब्लोइंग आउट कर देगा। ब्लास्ट होगा लेकिन बाहर सब बारूद फेंक, मतलब अपना जो एक्सप्लोशन का कैपेसिटी एनर्जी होता है वो सब बाहर फेंक देगा। बाहर फेंक दिया तो इधर क्रैक नहीं आएंगे, आपका मटेरियल टूटेगा नहीं, है ना। तो यही चीज कह रहा है कि स्टेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कंपैक्ट होनी चाहिए, दबना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ब्लोइंग आउट ना हो। देन आफ्टर ओनली सैंड लूजली फिल्ड इन और सॉफ्ट क्ले लाइटली प्रेस्ड होम or compact but no hard mixture of the sand and clay or water shall be used stemming, and in no case shall be coal dust used for the purpose of स्टेमिंग। तो कह रहा है कि लूज आप जो स्टेमिंग करेंगे उसकी मटेरियल की बात कर रहा है कि ओनली सैंड लूजली फिल्ड इन द सॉफ्ट क्ले और सॉफ्ट क्ले लाइटली प्रेस्ड होम। तो ये कह रहा है ना कि अगर आप स्टेमिंग कर रहे हैं तो जो
बालू होती है सॉफ्ट बालू, लूजली बालू। ऐसा नहीं कि कम्पैक्ट हो बालू भी और आप स्टेमिंग कर रहे हैं, नहीं, वैसे में दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा प्रेस भी कर देंगे, एक्सप्लोसिव दब जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि लूजली जो सैंडस्टोन होती है, अब लूजली सैंडस्टोन, भाई तुम सोचते होगे कि सैंडस्टोन सैंडस्टोन है, उसमें लूजली या फिर हैवी कैसे या कम्पैक्ट कैसे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गांव देहात से हो या फिर आपके बगल में नदी नदी है, ठीक है, तो नदी में क्या है ना कि एक बहुत निम्न, मतलब निम्न बहुत पतली बालू मिलती है, ठीक ना, तो वही होगी आपका लूजली सैंडस्टोन, है ना, बहुत पतली बालू, जिसको आप ढलाई में अच्छे से यूज कर सकते हो। और एक मोटी टाइप की बालू होती है, वो, है ना, वो यूज नहीं होगी। पतली बालू हमारा दामोदर काफी अच्छे से बनाती है। खेत को एक जगह है वहां पे, हमारे बचपन के टाइम पे, मतलब आज से 40 या 30 साल पहले, बगल में टेनू घाट, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम, है ना। क्या है ना कि लोग, बालू कैसे बनते हैं, बालू सैंडस्टोन कैसे बनता है, देखो इधर, तो टेनू घाट क्या है ना कि बहुत पहाड़, झारखंड तो ऑलमोस्ट पहाड़ों की ही जगह है। तो ये टेनू घाट, लोगो बोलो समझ देते हैं, लोगो बोलो घंटाबाड़ी, उसी की ओरिजिन है ये पहाड़, ठीक है। टेनू घाट से होते हुए आई थिंक बोकारो टच नहीं किया, लेकिन हल्का बोकारो टच है। तो पहाड़ में अगर रेन वाटर आया, रेनी सीजन आया, तो ये जो बारिश है, बारिश की पानी कहाँ जाएगा, पहाड़ में जाएगा। पहाड़ में जाएगा बहते हुए बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, पानी बहाएगा बारिश के टाइम पे, है ना। तो डैम का फॉर्मेशन कैसे होता है, डैम का फॉर्मेशन सेम इट इज, यहीं पे पहाड़ों पे ही डैम का फॉर्मेशन अच्छे से होता है, ठीक है। डैम का फॉर्मेशन हुआ, बारिश वाली पानी आई तो हम लोग यहाँ से इतना सरफेस एरिया ले लिए, है ना, प्लेन एरिया ले लिए, और ये सारे बारिश की पानी को इधर से रास्ता थी, तो हमने ऐसा फॉर्मेशंस बनाया, ऐसा डिजाइनिंग किया कि ये जो पानी है यहाँ पे स्टोर हो जाए, और पानी को निकलने के लिए हमने एक चेक डैम बना के, इसको डैम टाइप में बना के, ये चेक डैम बना दिया, ठीक है। चेक डैम बना दिया, पानी को रोक दिया, यहाँ सारे पानी रोक दिए, ये पानी आपकी स्टोरेज यहाँ तक हो गई, हो गए। तो यही यही तो चेक डैम है। डैम के लिए हमेशा पहाड़ी एरिया में ही होना अधिक फायदेमंद माना जाता है, क्या कि पहाड़ के जो पानी आएंगे वो आपको स्टोर करने में सहूलियत होती है। अब प्लेन सरफेस पे आप डैम कैसे बनाएंगे, यहाँ पानी आया, पानी पता नहीं इधर गया उधर गया उधर गया, चारों तरफ उसकी मूवमेंट है, कैसे उसको आप रोकेंगे। यहाँ तो एक ही तरफ मूवमेंट है कि भाई नीचे आएगा नीचे आएगा, तो चारों तरफ आप इसको, है ना। तो ये डैम हो गया। अब ये जो रास्ता है बीच में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस के साथ साथ ओपन ग्राउंड है, तो ये रास्ता बनाया, अपना रास्ता बनाया। और रास्ता बनाने के, भाई इम्पोर्टेंट है, जियोलॉजी का पार्ट है, इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं आजकल के क्वेश्चंस कैसे भी कहीं से भी दाग देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, देख लो। तो रास्ता आया ये, और सपोज ये इसको इधर मोड़ना होता है, अगर ये ऐसे मुड़ेगा तो भाई तुरंत 180 या 360 राइडर है क्या, नहीं ना, ये थोड़ा कर्व लेके ही मुड़ेगा, ऐसे कर्व लिया मुड़ेगा। फिर इसको अगर मुड़ना है तो ऐसे कर्व लेगा, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कर्व लेते हुए ये आगे बढ़ेगा, है ना। पानी की धारा ऐसा ही कर्व लेते हुए आगे बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल वर्ड में इसको नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, रेडियम, नहीं नहीं, कुछ टेक्निकल वर्ड है,
सिनक्लाइन एंटीक्लाइन ये सब होता है ना, वो नहीं है, वो तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में इसको सुटेबल वर्ड बोलते हैं, जियोलॉजी में है। तो ये इस तरह का मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो गया कि अगर ये यहाँ थोड़ी बहुत भी हार्ड सरफेस मिला, हार्ड सरफेस क्या रहेगा, इग्नियस रॉक ही रहेगा सरफेस। ऊपर पे क्या है, धरती के ऊपर पे मिट्टी है, मिट्टी नहीं तो फिर हार्ड कॉम्पैक्ट सरफेस में क्या है, इग्नियस रॉक होगा, सेडिमेंट्री रॉक होगा। सेडिमेंट्री तो मिलेंगे ही, सेडिमेंट्री आपको भरपूर मिलेंगे, लेकिन इग्नियस कभी कभी मिलेंगे, है ना। इग्नियस चेंजिंग होता है, क्लाइमेट और प्रेशर्स ये सब, तो वो सेडिमेंट्री के फॉर्म में आएंगे। सेडिमेंट्री क्लाइमेट चेंज करेगा तो वो मेटामॉर्फिक से फिर वो मिनरल्स रॉक बन जाते हैं। तो ये आया इग्नियस नहीं है तो ये होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। पहले तो मिट्टी होगा, मिट्टी को बहा के ले जाएगा, कोई इशू नहीं। अब आएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ये फ्लो इतना स्पीड से आता है, पानी की धारा, पानी किसी को भी तोड़ सकता है और बहुत जल्दी किसी से भी रिएक्शंस कर सकता है। अब देख लो ना, अगर छोटी सी यहाँ पे फुंसी हो गई और पानी से आप इसको भिंगाते रहो तो ये फुंसी घाव हो जाएगा। तो पानी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो ये पानी क्या है, वो सेडिमेंट्री रॉक को तोड़ेगी, तोड़ते हुए ये बाहर आगे लेके आएगी। बाहर लेके आएगी तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है कि इंस्टेंट में पानी की सतह यानी कि फ्लो ऑफ वाटर से तुरंत ये नहीं ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे टर्न थोड़ी तुरंत हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ बैठाने लगेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ धीरे धीरे डिपोजिट होने लगा और तोड़ते तो डिपोजिट ज्यादा हो गया, तो यही आपका सैंडस्टोन बन गया, यानी कि यही आपका बालू हो गया, बालू, है ना, यही बालू हो गया। अब ये पूरा भर गया, तब ये धीरे धीरे इधर बैठने स्टार्ट होगा, फिर भरेगा तो फिर ये धीरे धीरे फिर भरेगा, फिर यहाँ, और फिर यहाँ से इधर नहीं भरेगा, ये यहाँ से इधर तुरंत ठेल देगा कि भाई जाओ तुम उधर। तो यहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट होगा, फिर ऐसे ऐसे डिपॉजिट होगा, फिर ऐसे 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 बालू की फॉर्मेशंस होती है, नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे बनती है ना। और स्वर्ण रेखा नदी एग्जैक्टली में वहाँ सोना बहती है। और सोना कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में, है ना। तो सोना बहती है, लेकिन उसको हम इतनी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस या सुविधा नहीं है कि उसको हम सोना को छान सके, उसको अच्छे से तैयार कर सके, है ना। जितनी की प्रॉफिट नहीं होगी उतनी की हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो ये सैंडस्टोन है, लूज सैंडस्टोन, जो बहुत पतली होती है वो। इसके बाद कहता है कि सॉफ्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टेमिंग के दरमियान, लेकिन वो गोला मिट्टी आपको घर से ही बना के लाना होगा, या फिर ऊपर में सरफेस होता है ना, वहां पे गोला मिट्टी बनती है ठहराने के लिए, है ना। इसके बाद क्या यूज नहीं कर सकते वो बताया गया, और कॉम्पैक्ट बट हार्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले और वाटर, so only sand loosely filled in the soft or clay lightly pressed home, or a compact but not hard mixture of sand and clay of water shall be used in stemming। हाँ, तो कोई भी हार्ड मिक्सचर का जो सैंडस्टोन होता है वो यूज नहीं कर सकते, और ना क्ले हार्ड मिक्सचर का, और कोई वाटर भी यूज नहीं कर सकते स्टेमिंग में। इन नो केस सोल कोल डस्ट टू बी यूज इन, और कोई भी केस में, खासकर कोई किसी भी केस में आप कोयल डस्ट को यूज करेंगे ही नहीं। किसी भी केसेस में आप कोल डस्ट को यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट हमारी कहां तक कंप्लीट, 11th। ओके, 12th पॉइंट, इन चार्जिंग और स्टेमिंग और शॉर्ट होल नो मेटालिक टूल्स स्क्रैपर्स और रोड शॉल बी यूज्ड एंड नो एक्सप्लोसिव शॉल बी फोर्सली प्लेस्ड इनटू द होल इन इनसफिशिएंट साइज। कोई भी मेटालिक चीज का, आयरन रोड या मेटालिक चीज का समथिंग यूज नहीं करेंगे, है ना, किसमें, स्टेमिंग के दरमियान में। ओके, और बहुत कंपैक्ट, जोर लगा के आप प्रेस्ड भी नहीं करेंगे, जोर लगा के आप प्रेस्ड भी नहीं करेंगे, ताकि एक्सप्लोसिव मेरा खराब ना हो। क्रीपर क्या होता है, ब्रास का रहता है, ब्रास भी एक टाइप का मेटालिक है, मेटल बॉडी है, ठीक ना, लेकिन सावधानी,
ये हो गई क्या, 11 हो गया, इन चार्जिंग 12 भी हो गया। नो शॉट होल बी फायर एक्सेप्ट इन प्रोपरली ड्रिल्ड चार्ज एंड स्टीमिंग शॉट होल। और किसी भी शॉट होल को हम लोग फायर नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसमें ड्रिलिंग प्रॉपर ना हो, स्टीमिंग प्रॉपर ना हो, चार्जिंग प्रॉपर ना किया गया हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नो शॉट होल भी ये होगी। ऑल सरप्लस एक्सप्लोसिव्स होल बी रिमूव्ड फ्रॉम vicinity of short hole before connecting the short hole firing cable और short holes। मतलब सरप्लस आप समझ रहे हो, आई थिंक ये, एक मिनट थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ। सरप्लस मतलब कि इसका कहना है ना कि सरप्लस जो भी एक्स्ट्रा बारूद हो जाए, सरप्लस सॉरी डाटा नहीं है। सरप्लस क्या है, और सरप्लस एक्सप्लोसिव शॉल बी रिमूव फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द शॉट होल्स बिफोर द कनेक्टिंग ऑफ शॉट फायरिंग केबल टू द शॉट होल्स। मतलब जो एक्स्ट्रा, जहां तक हमें समझ में आ रही है, जो एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव है, किसी भी शॉट होल को हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं या फिर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो वहां से जितने भी एक्स्ट्रा बारूद है उसको आप साइड कर लें। यही कहने का इसका तात्पर्य निकल रहा है। इसको एक बार आप लोग अपने स्तर से देख लें। एज ए फार प्रैक्टिकेबल ए शॉट होल फायर्ड बाय सेम शॉट फायरर हो चार्ज। और अगर प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है या ऐसा होना भी चाहिए कि भाई अगर जो बंदा पूरी स्टेमिंग ड्रिलिंग चार्जिंग ड्रिलिंग मशीन्स करेगा, लेकिन उसके देख रेख निगरानी में, तो जो बंदा शॉट फायरर का काम करवा रहा है और शॉट फायरिंग का सब चीज ओके करवा रहा है, तो वही बंदा ही शॉट को फायर करेगा, मतलब वही ब्लास्टिंग करेगा स्वयं अपने हाथों से। नो शॉट होल बी शॉल बी चार्ज एक्सेप्ट दोज हु आर बी टू बी फायर्ड इन दैट राउंड एंड ऑल शॉट होल्स विच हैव बीन बी चार्ज शॉल बी फायर्ड इन ए वन राउंड। नो शॉट होल शॉल बी चार्ज एक्सेप्ट, कोई भी शॉट होल को हम लोग चार्ज तब तक नहीं करेंगे जब तक those which are to be fired in that round and all shot hole be has been charged shall be fired in a one round। हाँ, तो तब तक हम तब तक चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि पूरी शॉट होल को हम लोग फायर नहीं करें। देखो, which are not be fired in that round and all shot hole which have been charged shall be fired in a one round। हाँ, इसका कहने का मतलब है ना कि अगर हम यहाँ पे ड्रिलिंग स्टीमिंग चार्जिंग सब चीज कर लिए और यहाँ भी ड्रिलिंग स्टीमिंग चार्जिंग हम सब कर लिए, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस या अलग फेस मान लेते हैं, ये फेस अलग है, ये फेस अलग है, ठीक है। तो इस फेस को हम लोग तब तक नहीं ब्लास्टिंग करेंगे, तब तक ब्लास्टिंग नहीं करेंगे जब तक कि इसको भी तैयार ना कर ले, ठीक है। और ये जो ब्लास्टिंग होगा ये एक ही शॉट में आपको ब्लास्टिंग करना है, मतलब एक ही शॉट में एक ही टाइम पे, है ना। ये चीज कहने का मतलब है यहाँ पे, आई थिंक। देन आफ्टर वेयर ए चार्ज नंबर ऑफ शॉट होल बी फायर्ड, शॉट फायरिंग शॉल बी एज ए फायर प्रैक्टिकेबल बी कैरिड आउट बिटवीन टू शिफ्ट। और वेयर लार्ज नंबर, और जहां भी मतलब सपोज दैट बहुत बड़ा मात्रा में या बहुत बड़ा एरिया में फायर करना है, सपोज दैट 1000 होल को फायर करना है, 1500 होल को फायर करना है, तो ऐसे होल को हम लोग कब फायर करेंगे? बिटवीन दी शिफ्ट चेंज, फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का एंडिंग में और सेकेंड शिफ्ट का स्टार्टिंग में, यानी कि 2 बजे से लेके आप 3 बजे तक, या फिर 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 3 बजे तक के बीच में बड़े लार्ज में आप शॉट को फायर करेंगे। ओके, बिटवीन carried out between shift। okay, no person shall be removed or stemming or pull out any detonator lead। कोई भी बंदा क्या नहीं करेगा,
कोई भी बंदा, नो पर्सन शॉल बी रिमूव एनी स्टीमिंग, किसी भी स्टीमिंग को कोई भी बंदा उसको बाहर नहीं निकालेगा, और पुल आउट एनी डिटोनेटर, कोई भी डिटोनेटर के लीड को बाहर नहीं निकालेगा, और रिमूव एनी एक्सप्लोसिव, और कोई भी एक्सप्लोसिव को रिमूव नहीं करेगा फ्रॉम द शॉट होल आइदर बिफोर फायरिंग और आफ्टर ए फायरिंग, आफ्टर ए मिस फायर, और बोर out of hole that once discharged or depend temper with empty holes of the socket। तो कह रहा है कि कोई भी बंदा अगर एक बार हमने प्रिपरेशंस तैयार ही हो गया चार्जिंग की, तो ना तो कोई केबल को बाहर निकालेगा, ना डिटोनेटर को बाहर निकालेगा, और ना एक्सप्लोसिव को बाहर निकालेगा। इनफैक्ट कि मिस फायर भी हो जाए तो तब तक कोई भी बंदा उस चीज को टच नहीं करेगा और ना बाहर निकालेगा। मिस फायर के लिए अलग एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे चलती है अगर मिस फायर हो जाती है तो ये पॉइंट वही कह रहा, तब तक नहीं बाहर निकालेगा और ना कोई निकालने देगा या निकालेगा। और bore out a hole that once has been charged or deepened or tempered with empty holes or socket। अगर वो ब्लास्टिंग के बाद भी सॉकेट बनती है तो तब पर भी वो किसी भी तरह से वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना किसी भी चीज़ को बाहर निकालेगा। तो ये रेगुलेशंस आई थिंक कंप्लीट हुआ ना। तो ओके, रेगुलेशंस 18 पॉइंट आज हमने देख लिया 192 के। इसके बाद 193 एक छोटा सा है अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल के बारे में, डीप होल ब्लास्टिंग भी छोटा सा है, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग छोटा थोड़ी बड़ी है। हाँ 196। इसके बाद 200 हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत जल्द ही, दोहरा शतक मारेंगे। तो आज की यहीं रखते हैं 192 तक। हैव ए गुड डे, बाय।